जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे साथी हैं जो सपने देख रहे हैं कि हम इसी बार फाइनल करेंगे आईएएस बन करके। अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना इस बार जो है यूपीएससी ने कुछ बदलाव किए हैं और उन बदलावों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अन्यथा फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद अगर वो गलतियाँ करेंगे तो फिर आप निश्चित जो है कोई ना कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो क्या बदलाव किया है यूपीएससी ने, मुझे फॉर्म के समय हमें कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और ये भी बताएँगे कि यूपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का फैसला लिया है, उसमें कितनी वैकेंसी हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 22 जनवरी को जो है एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है और 157 पेज का नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है ना? और पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पर बच्चे फेस कर रहे हैं। एक चाहे ओटीआर फॉर्म भरने को लेकर के हो, दूसरा चाहे फ़ोटो स्कैन करने को लेकर के हो, चाहे आईडी प्रूफ़ को लेकर के हो, चाहे सर्टिफ़िकेट को लेकर के हो। जो भी आरक्षित वाले अभ्यर्थी हैं, उनको कौन-सा सर्टिफ़िकेट मान्य है, कौन-सा माना जाएगा, कौन-सा नहीं माना जाएगा, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न चल रही है। तो आइए हम लोग एक-एक करके सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये मैटर है क्या और इसमें हमें फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक ना? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसियों की। वैकेंसी वर्तमान में जो जारी की गई है, वो वैकेंसी ठीक-ठाक है, मतलब कि 979 979 वैकेंसी जारी की गई है और ये वैकेंसी है आपकी जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज की, मतलब सर्विस एग्जाम की, है ना? आईएएस की बात करते हैं। आईएएस बनने के लिए आपके पास चांस है। इसमें से कुछ प्रॉपर आईएएस के लिए हैं, है ना? और कुछ आईपीएस के लिए हैं और यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए 150 वैकेंसी अलग से आपको दी जा रही है। तो ये वैकेंसी है नोटिफिकेशन की। तो 779 वैकेंसी बहुत वैकेंसी होती है। ये वैकेंसी आपके सामने है और ये वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया है, जरा वो ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण वही है कि अगर आप अच्छे से फॉर्म भरेंगे तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो सबसे चर्चित मुद्दा है उसी की चर्चा कर लेते हैं कि देखिए जो है आप ये मान के चलिए कि अगर आप ओबीसी में आते हैं, ठीक है ना, या आप एससी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो इनके सर्टिफिकेट जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट बनेगा कैसे? क्योंकि हाल ही में सर्टिफिकेट को लेकर के या प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारी ऐसे केस आ चुके हैं कि सारे कमीशन बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसमें आप समझिए कि केंद्र सरकार में, केंद्र में और राज्य में कुछ अंतर हैं। कुछ जातियों को राज्य में हमने एससी एसटी में या ओबीसी में रखा है, किसी को केंद्र में किसी और कैटेगरी में रखा है। तो अब मान्य जो सर्टिफिकेट होगा वो केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। देखिए, अगर सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये बनाने का काम कौन करेगा? ये बनाने का काम आपके तहसील का एसडीएम निर्गत करेगा, ठीक है ना? तो आप जब तहसील में जाएंगे, जब एसडीएम साहब से मिलेंगे तो उनको बताइएगा कि सर हमें जो है ना जो सर्टिफिकेट चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला चाहिए। तो वो सर्च मारेगा कि आपकी जो जाति है वो किस कैटेगरी में आती है, केंद्र में किस कैटेगरी में आती है और स्टेट में किस कैटेगरी में आती है। और जानते हैं आपको कि जब स्टेट की बात करते हैं तो जितने भी स्टेट हैं उतने ही फॉर्मेट हैं। तो इन फॉर्मेट में पता ही नहीं चलता है कि कौन सा फॉर्मेट सही है, कौन सा गलत है। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एससी एसटी के लिए तो बहुत ज्यादा वेरिएट नहीं करता है, एक बार अगर सर्टिफिकेट बन जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जब 8 लाख इनकम की बात करते हैं तो 8 लाख इनकम का क्राइटेरिया वो बताएंगे कि कौन कौन से लोग 8 लाख क्राइटेरिया में आते हैं और उनको सर्टिफिकेट कौन सा बनेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपका रिसेंटली होना चाहिए, अभी का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, नई फोटो लगी होनी चाहिए। दूसरा, एक और नियम जारी हुआ है, उसको भी जरा ध्यान रखिए कि जो आपका फोटो लगा होगा यहाँ पर और जो फोटो आप फॉर्म भरते समय लगाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म के उसमें दिखा देता हूं कि जो फोटो आप फॉर्म भरते समय लगाएंगे तो वहां पर आपको जो है फोटो एकदम नया होना चाहिए। और जिस तरीके का फोटो आप लगाएंगे वो फोटो उस तरीके का चित्र आपको वहां पर दिखना चाहिए कि अगर फोटो खिंचवा रहे हैं, चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा के ही फोटो खिंचवाइएगा और चश्मा लगा के भी वहां जाइएगा, क्योंकि वहां पर फोटो कंप्यूटर स्कैन करेगा। अगर उसने डिनाई कर दिया तो फिर आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अब व्यक्ति नहीं मिलाएगा, फोटो ऐसे मिलाएगा नहीं मिलाएगा,
ठीक है। तो ये एक बड़ी मतलब बड़ी एक सावधानी रखनी है कि जो फोटो आप जिस तरीके से खिंचवाते हैं, और फोटो के नीचे नाम और डेट जरूर लिखी होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि जब फोटो खिंचवाएंगे उसके नीचे यहाँ पर एक प्लेट में एक छोटी सी यहाँ पर पट्टी लगी होती है नीचे की तरफ, वहां पर नाम आपका लिखा होना चाहिए और नीचे उसके डेट लिखी होनी चाहिए, किस डेट को आपने खिंचवाई है। तो नाम और डेट के साथ में फोटो ही आप अपलोड करिएगा। और वही वैसे ही सेम अगर आप दाढ़ी लगा करके खिंचाते हैं तो दाढ़ी रखा करके आप एग्जाम देने जाइएगा। अगर आप दाढ़ी बना करके खिंचाते हैं तो दाढ़ी बना करके एग्जाम देने जाइएगा। अगर ये गलती करेंगे तो हो सकता है सेंटर से आपको बाहर कर दिया जाए, ठीक ना। दूसरी बात यह है कि एक है ओटीआर फॉर्म। अब ओटीआर फॉर्म क्या होता है, आपको पता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ओटीआर, और जब तक ओटीआर फिल नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले आप तुरंत ओटीआर फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये वैकेंसी जारी हो चुकी है और 22 जनवरी से लेकर के फॉर्म भरने की डेट है 11 फरवरी तक, ठीक ना। 11 फरवरी तक ये डेट आपके पास में है। तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इत्मीनान से सही साथ आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म अगर सही से फिल नहीं करेंगे तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये भी एक समस्या है, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या कितना जरूरी है। दूसरी, अभ्यर्थी के पास अनिवार्य रूप से एक सरकारी प्रमाण पत्र की डिजिटल डिटेल्स होनी चाहिए, है ना। सरकारी प्रमाण पत्र की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है ना, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि होना जरूरी है। कि जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास आईडी प्रूफ जरूर होता है और उस आईडी प्रूफ को आप जो है वहां पर दिखाएंगे भी। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होने से 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये एकदम स्पष्ट है कि आप जो फोटो आप वहां पर अपलोड कर रहे हैं वो रिसेंटली की होनी चाहिए, ताजा तरीन होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, मतलब 10 दिन के अंदर की होनी चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और ये सारे के सारे निर्देश आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, इसलिए आप सावधानी से करिएगा। फोटो खींचने की तारीख और फोटो स्पष्ट रूप से लिखा मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। नाम और फोटो खींचने की तारीख लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार टेस्ट में उनकी उपस्थिति उनके तस्वीर से मेल खाती हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप मेंस देने जा रहे हैं, जो आपने फोटो लगाई है वो कुछ और है और आपकी फोटो उससे मेल नहीं खाती है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अभी एप्लीकेशन जो आया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो उसकी डेट क्या है, उसकी फीस क्या है, उसमें एज क्राइटेरिया क्या है, उसमें आरक्षण कैसे मिलेगा, तो बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक ना। और डिटेल में जितनी आपकी जानकारी है उतनी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 जनवरी से इशू हो चुका है, 22 जनवरी 2025 से। अच्छा, लास्ट डेट इसकी क्या है, तो 11 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट पे फी एग्जाम का वही डेट है जो कि एग्जाम डेट की अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, वही फीस सबमिट करने की अंतिम डेट है, ठीक है ना। अब इसमें कोई गलती अगर हो जाती है तो आप 12 फरवरी से 18 फरवरी तक मात्र 6 दिन आपको मिलेगा। अगर कोई गलती आप कर देते हैं और आपको समय रहते पता चल जाती है तो आप इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको जो है यूपीएससी आईएफएस के और डेट भी आपको पता चल गई है कि अब ये एग्जाम जो फॉर्म भरेंगे ये होगा कब, तो ये एग्जाम आपका होगा 25 मई को। 25 मई 2025 को ये एग्जाम पड़ेगा। तो यहां पर एग्जाम डेट भी मेंशन है और इत्मीनान से आप इसको फॉर्म भरिए और टारगेट करके तैयारी करिए, ठीक ना। पहली बात। दूसरी चीज ये कि जो आपको फीस सबमिट करनी है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मात्र फीस सबमिट करनी है और वो फीस है मात्र 100 रुपए। बाकी एससी को, एसटी को, हैंडीकैप जो भी बच्चे हैं उनको और फीमेल को कोई भी फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम अगले उसकी, ठीक है ना, कि यहां पर कितने अटेम्प्ट आपको मिलते हैं एग्जाम में। तो जनरल कैटेगरी के लिए पहली बात तो एज रिलेक्शन समझ लीजिएगा कि कितनी एज होनी चाहिए। तो एज आपको पता है कि 21 साल से 32 साल तक के अभ्यर्थी इतने वर्ष के बीच में है तो आप आईएएस बन सकते हैं या यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कैटेगरी के हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहां पर अटेम्प्ट कितने मिलेंगे, तो जनरल के लिए आपको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, 6 बार वो आईएएस का
जो है फॉर्म भर सकता है और परीक्षा दे सकता है। 6 चांस मिलेंगे। ये बहुत जरूरी है कि 6 चांस को आपको, जब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए तभी आपको अटेंड करना है। ऐसा ना हो कि आप देखने के चक्कर में फॉर्म भर दें, और अब तो आप अगर फॉर्म भर दिया है और आप किसी भी उसमें अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए चांस मत खोइएगा, और जब तैयारी अच्छी हो जाए तब आप फॉर्म भरिएगा। और अनलिमिटेड मतलब इसके लिए 6 बार जनरल के लिए है, और एससी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब वो 21 से 32 साल तक तो सभी को मिलती है, और 5 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलता है, 5 वर्ष, अर्थात 5 और 32 जोड़ेंगे तो 37 साल होता है। अगर आप एससी एसटी में हैं तो आप 37 साल तक आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को 3 वर्ष का एज में छूट मिलती है, अर्थात एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो 6 अटेम्प्ट जनरल को मिलते हैं और 3 वर्ष की छूट मिली तो 3 अटेम्प्ट और मिल गए, तो 3 यहां पर और जोड़ दिए, अर्थात टोटल 9 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक ना। मतलब 6 में 3 जोड़ेंगे तो यहां पर टोटल ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक ना। वैसे ही 9 अटेम्प्ट फॉर जीएल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स को। और ईडब्ल्यूएस में अगर है तो भी आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको जो है ईडब्ल्यूएस का अगर आप फॉर्म, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपके पास भी चांस 9 है। अर्थात आप कितने वर्ष तक दे सकते हैं, तो इसमें आप 3 वर्ष और जोड़ लीजिएगा, अर्थात 35 वर्ष के हैं तो भी आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज की, ठीक है ना। एज की बात कर लेते हैं, तो एज की जो काउंटिंग होगी वो कब से होगी, तो पहली बार 21 से 32 साल होने ही चाहिए, और साथ में 3 साल का ओबीसी को, और यहां पर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी ऊपर जो मैंने दिखाई है वो भी आप यहां पर जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस और ऊपर की जो भी कैटेगरी है, 3 वर्ष का यहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अर्थात 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और एससी एसटी को 5 ईयर मिलेगा, अर्थात 37 वर्ष तक वो परीक्षा दे सकता है। इसमें अटेम्प्ट काउंट नहीं किए जाएंगे। और एज की गणना आप ध्यान रखिएगा, एज की गणना होगी 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2004 के बीच में होनी चाहिए, अर्थात 21 से 32 साल इतने में ही पूरे हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये आप जानकारी रख लीजिए, उसके बाद आप जो है इसको करिएगा। अच्छा हाँ, इसमें आरक्षण कौन कौन से हैं, तो आरक्षण के लिए मैंने बता दिया है कि 3 साल के लिए ओबीसी को, और एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और कुछ जो है इसमें कुछ और कैटेगरी हैं जिनके लिए आप जो है एप्लीकेशन पर थोड़ा सा नजर डालिएगा कि अगर उस कम्युनिटी से आप आते हैं या उस कैटेगरी में आते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो किस तरह से आपको जो है ये रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप आईएएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं, यूपीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है ना, सपना देख रहे हैं आईएएस बनने का, तो ये बहुत जरूरी है। फोटो बहुत सावधानी से खिंचाइएगा, जिस तरीके से फोटो खिंचाइएगा वही फोटो वहां लगाइएगा। फोटो में नाम और डेट पड़ी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपका सही तरीके से बना होना चाहिए, है ना, उसमें लिखा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार लिखा होना चाहिए। वो एसडीएम ही बनाएगा, जिले से ही बनेगा आपका, लेकिन उसमें ऊपर सर्टिफिकेट आराम से लिखा होगा वो, क्योंकि उस कैटेगरी में आप आते हैं कि नहीं, वो सेंट्रल वाले चार्ट में जरूर दिया होता है, ठीक है ना। तो ये रही आपकी जानकारी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।